आखिर कनाडा इतना रिच क्यों है? पूरे बिना यहाँ आए भी हमको ये बात पता थी कि कनाडा बड़ी रिच कंट्रीज में से एक है। ऐसा क्या वजह है जो कनाडा इतना रिच है? कनाडा की पॉपुलेशन लगभग 38.5 मिलियन है, जो कि पूरे प्लैनेट की 0.5% पॉपुलेशन हुई। यानी पृथ्वी की 0.5% पॉपुलेशन ही सिर्फ कनाडा में रहती है। इतनी कम पॉपुलेशन के बाद भी कनाडा की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग, इतनी सुपर रिच कैसे हो गई? आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। कनाडा दुनिया की इन टर्म्स ऑफ लैंड रशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। यानी कि दुनिया में रशिया के बाद सबसे ज़्यादा लैंड कनाडा के पास है। और चूंकि इसके पास इतनी लैंड है तो ऑब्वियसली नेचुरल रिजर्व्स होने का स्कोप भी ज़्यादा है। यानी कि नेचुरल रिजर्व्स मतलब कि जो एलिमेंट्स हमें अर्थ से, पृथ्वी से मिलते हैं और जो ह्यूमंस अपने लिए यूज़ करते हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज करते हैं, जैसे कि ऑयल, सनलाइट, वाटर, सैंड, मेटल्स, मिनरल्स, ये सारे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज माने जाते हैं। और जो कि वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट नेचुरल रिजर्व्स कनाडा के पास है। इनफैक्ट कनाडा के पास वर्ल्ड के 2nd लार्जेस्ट वाटर, फ्रेश वाटर और टिम्बर यानी लकड़ी, 2nd लार्जेस्ट पानी और लकड़ी यहीं पे कनाडा में ही पाई जाती है। माइनिंग भी कनाडा में बहुत ज़्यादा होती है और कनाडा प्रोड्यूस करता है कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, पोटैश एंड सम वेरी रेयर मिनरल्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कनाडा की वर्क फोर्स, यानी वो पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो यंग है, जो एक्टिवली काम यानी वर्क में इन्वॉल्व है। यहाँ 14 साल की उम्र से बच्चे काम कर सकते हैं, यानी 14 से लेके एंड रिटायरमेंट एज इज 65। तो जो वर्क पॉपुलेशन हुई इस एज ब्रैकेट के जो लोग हैं उनकी बहुत अच्छी मात्रा है इन टर्म्स ऑफ होल पॉप। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के हिसाब से नवंबर 2022 में कनाडा का एम्प्लॉयमेंट रेट था 84.7% ऑन अ ईयर ओवर ईयर बेसिस। यानी कि जो वर्क फोर्स है उसका 84.7% लगभग एक्टिवली काम में जुड़े हैं। यहाँ हर कोई काम करता है। लोग 70-75 साल के होते हैं, बट वो कुछ ना कुछ हैंडीमैन या कोई और प्लम्बिंग या कोई किसी तरीके की सर्विसेज, घर में अपने बहुत सारे काम वो लोग खुद ही कर लेते हैं। एवरीबडी, हर कोई यहाँ काम करता है। कितने बड़े बड़े घरों के मैंने बच्चे देखे, रियली रिच पीपल, और उनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं एज सुन एज दे गो टू हाई स्कूल। यानी हाई स्कूल यहाँ होता है 9, 10, 11, 12 को मिला के हाई स्कूल कहते हैं। तो एज सुन एज दे रीच हाई स्कूल वो सब कहीं ना कहीं मैकडॉनल्ड्स में, टिम हॉर्टन्स, स्टारबक्स, छोटे छोटे ग्रोसरी स्टोर, रेस्टोरेंट्स, हर बच्चा काम करता है। जब हमारी बेटी 14 ईयर्स की हुई, उसने अपने आप स्कूल की हेल्प से, एम्प्लॉयमेंट सर्विस ओंटारियो की हेल्प से अपने आप अपना रेज्यूमे बना के आसपास के सारे स्टोर्स में दे आई और अपने आप काम करने लगी। उसको उसका आईफोन चाहिए, आईपैड चाहिए, मैक चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसके लिए खुद ही उसने अपने आप काम किया और खरीदा। तो हर कोई यहाँ पे काम करता है। एक सेल्फ रिलायंट, अपने ऊपर ही डिपेंड करना यहाँ के एक सिस्टम का हिस्सा है। तो ऐसी वर्कफोर्स, जो सारी वर्कफोर्स एक्टिवली काम में लगी है, विच मेक्स इवेंचुअली क्या सब इकोनॉमी को बेनिफिट होता है इससे। और ये 14 से 65 साल वाली जो वर्कफोर्स है वो उसका 70% सर्विस सेक्टर में लगा है। सर्विस सेक्टर यानी वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, नर्सेज हैं, स्पेशलिस्ट हैं, सीए हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फार्मासिस्ट हैं। इस तरीके की वो सर्विस सेक्टर में, रियल्टर है, मॉर्गेज एजेंट है, इंश्योरेंस एजेंट है, वो सर्विस सेक्टर में 70% पॉपुलेशन लगी हुई है। 28% के लगभग लगी मैन्युफैक्चरिंग में और लगभग 2% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर यानी खेती में इन्वॉल्व है। और जिस कंट्री में इतनी बड़ी पॉपुलेशन का हिस्सा सर्विस सेक्टर में हो तो वो इकोनॉमी तो तरक्की करेगी ही करेगी, स्ट्रांग होगी, पावरफुल होगी। अनदर इम्पॉर्टेंट रीजन कनाडा के रिच और प्रोग्रेसिव होने का है कि यहाँ करप्शन बहुत कम है, बहुत ही कम भ्रष्टाचार है।
टैक्सेस बहुत हाई हैं, सो पब्लिक का पैसा, लोग ऑनेस्टली टैक्सेस पे करते हैं, सो पब्लिक का पैसा वापस पब्लिक में ही आ जाता है, जिसको यहाँ पे लोग अक्सर बोलते हैं फ्री हेल्थ केयर, फ्री स्कूलिंग, फ्री एजुकेशन। इट इज़ एक्चुअली पब्लिकली फंडेड, यानी पब्लिक ही अपनी एजुकेशन को फंड कर रही है, अपनी हेल्थ केयर को फंड कर रही है, अपने टैक्स बेनिफिट को फंड कर रही है। सो सारा पैसा वापस इकोनॉमी में लगता है, तो इकोनॉमी और तरक्की करती है। इवन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, उनको भी सर्टन पोर्शन ऑफ देयर ट्यूशन फीस, जो उनकी ट्यूशन फीस होती है, वो वापस क्लेम बैक कर लेते हैं। इतना वापस कर रही है सरकार, इंस्टीट्यूशंस, कि वापस जो लोग दे रहे हैं उन्हीं के वेलफेयर के लिए उनको वापस सारा पैसा कर देती है। अब आते हैं रिचनेस के एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरोमीटर, विच इज़ रियल एस्टेट। जो यहाँ की दो सबसे बड़ी सिटीज़ हैं, जैसे अपने यहाँ दिल्ली एंड मुंबई हुआ, वैसे यहाँ की हैं टोरंटो एंड वैंकूवर, विच आर वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, यानी कि दुनिया की सबसे महंगी सिटीज़ में आती हैं। अभी 2022 में कोविड के फर्स्ट वेव के बाद जब बैंक ऑफ कनाडा ने अपने इंटरेस्ट रेट गिराए, तो उसके बाद से यहाँ प्रॉपर्टी में एकदम आग लग गई, रेट्स एकदम इंसेन हो गए। एक घर मार्केट में आता था बिकने के लिए, उसके ऊपर 20, 30, 40, 50, कई जगह तो सुना 70, 75 ऑफर आए। और घर खरीदने के लिए एक बिडिंग वॉर, यानी कि अगर आप इसका 1 लाख देते हैं तो मैं 1.25 दूंगा, फिर बोले मैं 30 दूंगा, 20 दूंगा। मतलब थैंकफुली 2022 में फिर से इंटरेस्ट रेट अभी बैंक ऑफ कनाडा ने बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, सो थोड़ा प्रॉपर्टी का सीन सुधर गया है। बट यहाँ पे प्रॉपर्टी एज सच इज वेरी एक्सपेंसिव, जो कि ये बताता है कि कंट्री में लोग एक घर के लिए कितना पैसा देने के लिए रेडी है, यानी कि सोसाइटी में, कम्युनिटी में पैसा है। दैट्स वाई प्रॉपर्टी रेट्स आर सो हाई इन स्पाइट, जबकि कनाडा के पास इतनी लैंड है, इतनी ज़्यादा लैंड है, फिर भी रियल एस्टेट इतना महंगा है। अनदर फैक्टर जो कनाडा को रिच बनाता है, वो इसका वन एंड ओनली नेबर। पूरे कनाडा का एक ही पड़ोसी है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। तो आपका एक ही पड़ोसी है और वो इतना ही स्ट्रांग हो। और कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में डेली एस्टिमेटेड $2 बिलियन का ट्रेड है। यूएस के 31 स्टेट्स मानते हैं कि कनाडा उनका एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा मार्केट है। 2021 में चाइना, इंडिया एंड जापान को मिला के जितना ट्रेड यूएस ने किया था, उससे कहीं ज़्यादा यूएस और कनाडा के बीच में ट्रेड हुआ। तो अगर आप यूएस के यानी अमेरिका के कोई आप नया बिजनेस है या पुरानी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट विद कनाडा has to be one of their most important strategies. कनाडा वर्ल्ड के सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट के पड़ोसी होने का पूरा फायदा उठाता है। एक कहावत है, when the US economy catches cold, Canadian economy sneezes, यानी कि अगर जुकाम यूएस इकोनॉमी को होता है तो छींक कैनेडियन इकोनॉमी को आती है। इतना दोनों क्लोजली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही फैक्टर एंड इसके रिलेशंस विद अमेरिका कनाडा को रिच बनाने का एक और इम्पॉर्टेंट कारण भी है। जब आपका एक ही पड़ोसी हो, उससे आपका $2 बिलियन का डेली का ट्रेड है, तो फिर बॉर्डर इश्यूज और रीजनल इश्यूज, रिलीजन इश्यूज, इस तरीके के कोई इश्यूज ही नहीं बचते हैं। लोग काम धंधे और उसमें फोकस कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें इमैटीरियल हो जाती हैं। एक और इसका बहुत बड़ा फायदा कनाडा को मिलता है कि यूएस वर्ल्ड का बिगेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर करता है, यानी कि वो अपनी फोर्सेस पे, आर्म फोर्सेस पे सबसे ज़्यादा खर्चा करता है, और वो आपका पड़ोसी है। तो और ये बायलैटरल ट्रेड की वजह से अगर यूएस में कोई अटैक होता है या कुछ होता है, तो कनाडा उसमें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होता है। और सेम हेयर, और कनाडा का किसी से बॉर्डर है नहीं, एक से बॉर्डर है, वो इतना बड़ा मिलिट्री जाइंट है। सो कनाडा को अपने सारे कोई मिलिट्री एक्सपेंडिचर, उस तरीके का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर बहुत ही मिनिमल करने पड़ते हैं। तो ये भी, वो जो पैसा इधर बचता है वो सारा वापस पब्लिक ग्रोथ, एजुकेशन, हेल्थ और उसमें लगता है।
कनाडा के पास वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स भी हैं, ये दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर भी है, बट कनाडा का ऑयल इज एक्स्ट्रा हैवी, तो इट इज एट टाइम्स मोर एक्सपेंसिव टू प्रोसेस इट, टू रिफाइन इट. सो कभी कभी कनाडा ऑयल इंपोर्ट भी करता है, बट स्टिल इट हैज सच लार्ज ऑयल रिजर्व्स. और चूंकि कनाडा को प्रोसेस करने में कभी कभी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है ऑयल, इसीलिए यहाँ पे ऑल्टरनेट पावर सोर्सेज जैसे विंड, सोलर, एयर, इन सारी चीज़ों पे बहुत बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस है. और एक कहीं ये न्यूज़ भी आई थी कि 2030 तक दे आर ऑल द कार्स हेयर विल बी इलेक्ट्रिक कार्स. दैट इज़ अगेन alternate energy which is more environmental friendly. आपका पैसा कंट्री का नहीं जाएगा ऑयल इंपोर्ट करने में या उसको रिफाइन करके प्रोसेस करने में. लास्टली कनाडा की ग्रोथ का इतना एक और बहुत बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है ये कि कनाडा की एग्रेसिव इमिग्रेशन पॉलिसी. यहाँ पे अभी इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं कि लगभग हम हर साल 500,000 लोगों को इमिग्रेशन देंगे कनाडा में कंसिस्टेंटली फॉर 3 years. सो और ये वो लोग हैं जो इनके इमिग्रेशन जो पॉलिसीज़ होती हैं या जो स्कीम्स होती हैं उसमें अपनी मेरिट से ये लोग क्वालिफाई करते हैं और आते हैं. तो एक तो ये लोग काबिल हैं, अपने साथ पैसा लाते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ठीक ठाक नहीं है तो आप मेरिट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे. सेकेंडली ये जो वर्कफोर्स होती है ये आते ही काम में लग जाती है, और ये सारे लोग लगभग 18 से 60 के रेंज में ही होते हैं. इनफैक्ट 50 के बाद तो आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाती है एज की वजह से. तो जो लोग यहाँ, जिन लोगों को इमिग्रेशन मिल रहा है वो सारे यंग लोग हैं जो आने वाले 10, 20, 30 साल काम करेंगे, और उनके बच्चे वो यहीं पे, चूंकि उनकी सारी अपब्रिंगिंग यहाँ होगी तो वो कैनेडियन सिस्टम के हिसाब से होंगे. तो जब इस तरीके के मेहनती लोग आ रहे हैं जिनको ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज से आए हैं उनकी वहीं पे सर्वाइवल करना, फाइट करना, और कैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट माइंडसेट से आते हैं, और जब यहाँ पे आते हैं तो कंपैरेटिवली चीज़ें ईजी हैं, बट उनकी वही मेहनत करने की, उनकी वही काम करने की, उनके वही आगे बढ़ने की, बच्चों का फ्यूचर दिमाग में रखने की, वो वही उनकी शिद्दत होती है. इसीलिए आप यहाँ किसी भी स्कूल में जाएं, कहीं भी आप किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोई टेक्निकल स्कूल कहीं जाएं, वहाँ पे आपको जो टॉप के बच्चे होंगे वो एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी सब वही होंगे. इनफैक्ट मेरे बेटी के स्कूल में ऑनर रोल्स होते थे, यानी कि जो बच्चे 80% प्लस के हैं. तो 4 साल पहले व्हेन शी वाज इन 9th तो शी वाज द ओनली एशियन, और अभी 12th में जब वो वहाँ ग्रेजुएट करी तो देयर वर हाफ ऑफ द पीपल वर ऑफ इमिग्रेंट पॉपुलेशन जो आए हैं यहाँ पे, और जो एशियन बैकग्राउंड के थे. तो इतनी तेजी से यहाँ पे डेमोग्राफिक्स चेंज हो रही हैं, वो लोग आ रहे हैं, और वो जो सारे बच्चे आ रहे हैं वो बच्चे आए उन्हीं सालों में, और आते ही भी वो क्लास के टॉप पे पहुँच गए. ये सिर्फ स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ का नहीं है, ये हर जगह पे मेहनत करना, कोई काम करना. जैसे यहाँ पे वीकेंड कल्चर बहुत है, लोग अपनी पेचेक लेते हैं और फिर मतलब फिर दे पार्टी, और इतना कोई फैमिली में ऐसे करना या सेव करना. लेकिन जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो वीकेंड पे भी काम कर रहे हैं, वीक में भी काम कर रहे हैं, जो अपने बिजनेसेस में लगे हुए हैं, मतलब इतने 12-12 घंटे के वर्किंग आवर्स हैं. सो इवेंचुअली दिस इज सच अ बिग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कैनेडियन इकोनॉमी के लिए, इसीलिए इतनी ग्रो कर रही है. सो ये वो पॉइंट्स थे जो कनाडा को रिच बनाते हैं. ऐसा नहीं कि यहाँ हरियाली ही हरियाली है, प्रॉब्लम्स भी हैं, बट वो वील डिस्कस, वो मैं दूसरे किसी व्लॉग में डिस्कस करूँगी. अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है या आप कोई कनाडा को लेके कोई बात बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए. आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर. तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में.